नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 6 का जो सोशल स्टडी है सब्जेक्ट, उसमें हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है। सोशल स्टडी 3 भागों में बटा हुआ है, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो उसमें फैक्ट्स दिए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। 2 पार्ट में आएगा, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जब आएगा तो पूरा एक्सरसाइज और सारी जो चीज़ें बची रहेंगी वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 पार्ट में ये पूरा कंप्लीट करेंगे फर्स्ट चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट लाइन है, द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड हिस्टो मीनिंग नो दिस। यानी जो हिस्ट्री शब्द है वो एंशियंट यानी कि प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टो से आया है, जिसका मतलब होता है नो दिस यानी कि इसे जानो। तो हिस्ट्री शब्द एंशियंट टाइम्स का जो एक बहुत पुराना प्राचीन भाषा है, ग्रीक भाषा, उसका एक शब्द है हिस्टो। हिस्टो का मतलब होता है नो दिस यानी कि इसे जानो। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी इतिहास हमारे पास्ट का अध्ययन होता है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट यानी इतिहास हमारे अतीत का अध्ययन होता है। लुकिंग क्लोजली एट द वर्ड, यानी यदि हम शब्दों को बहुत ही क्लोज देखें, बहुत ही नज़दीक से जा करके देखें, तो यू विल फाइंड द वर्ड स्टोरी। तो आप हिस्ट्री में एक शब्द आपको मिल सकता है स्टोरी इन इट। इन फैक्ट हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ हाउ पीपल लिव्ड इन अर्लियर टाइम्स। यानी कि दरअसल, इनफैक्ट मतलब दरअसल, इतिहास इस चीज़ की कहानी है कि अर्लियर टाइम्स में बहुत समय पहले लोगों का जीवन कैसे रहा करता था, वो कैसे जीते थे, खाते थे, इन सब बारे में बताता है हिस्ट्री। जैसे यहाँ पर क्षेत्र में छपा हुआ है कि पहले का जो मानव था वो हंटिंग करता था, हंटिंग करके उसके जो गोश्त हैं उसको जला करके, भून करके, फ्राई करके खाता था। ऐसे बहुत सारे तथ्य हमें मिलते हैं। ऐतिहासिक जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन जब उसकी व्याख्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब इनिशियली यानी शुरुआत में द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री वॉज लिमिटेड टू द स्टोरीज ऑफ रिच एंड पावरफुल। यानी शुरुआत में इतिहास का जो अध्ययन था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। कहाँ तक लिमिटेड था? टू द स्टोरीज ऑफ रिच यानी अमीरों की कहानियों तक, और जो शक्तिशाली लोग हैं उन तक सीमित था। तो शुरुआत में इतिहास का अध्ययन केवल अमीरों और शक्तिशाली लोगों की कहानियों तक सीमित था। द रूल ऑफ किंग्स यानी राजाओं के जो रूल हैं, जहाँ पे उनका शासनाधिकार है, वहाँ तक उनकी कहानियों तक सीमित था। द बैटल्स दे फॉट यानी जो युद्ध उन्होंने लड़े हैं उन कहानियों तक सीमित था। एट द लार्ज एम्पायर्स दे कंट्रोल्ड, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिस पर वे शासन करते थे उनकी कहानियों तक ही सीमित हुआ करता था इनिशियली द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री। बट नाउ, इस समय, इट्स स्कोप हैज़ बीन वाइडेंड टू इंक्लूड द सोशल, रिलीजियस एंड द कल्चरल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन अब इट्स स्कोप, इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया है, बढ़ गया है, वाइडेंड हो गया है, जो अब इंक्लूड करता है यानी कि अपने इतिहास के अध्ययन में समेट लेता है सोशल यानी सामाजिक, रिलीजियस यानी धार्मिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक आस्पेक्ट्स को भी। यानी हमारे जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो जीवन है उसके विभिन्न पहलुओं को अब इतिहास का अध्ययन समेट लेता है। टुडे इट हैज़ बिकम द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन रेस। यानी अब, आज, ये जो हिस्ट्री का जो कहानी है, अध्ययन है, वो ह्यूमन रेस तक भी फैल गया है। इट हैज़ बिकम द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन रेस यानी मानव की प्रजाति तक भी फैल गया है इतिहास का अध्ययन। यानी कि मानव का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले, बहुत समय पहले, यानी शुरुआत में मानव की वेशभूषा या वो कैसे रहता था, उसकी प्रजाति कैसे थी, रंग रूप कैसा था, हाइट कैसी थी, और धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन होता गया। पहले जो सिर वाला हिस्सा है बहुत बड़ा होता था, अभी धीरे धीरे छोटा होता गया। पहले पूंछ होता था, अभी पूंछ धीरे धीरे हट गया, पूंछ खत्म हो गया है मानव के शरीर से। ऐसे धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया। तो ह्यूमन रेस में किस प्रकार के बदलाव आए, तो इसका भी हम अध्ययन करते हैं इतिहास में। बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड, BESIDE। ये बिसाइड मतलब होता है बगल,
या जैसे मान लो हिंदी में बोलें कि वह मेरे बगल बैठा है, तो ही इज़ सिटिंग बिसाइड में। लेकिन बिसाइड्स मतलब होता है अतिरिक्त, यानी उसके अलावा। तो बिसाइड्स किंग्स एंड स्टेट्समैन, यानी राजाओं और राज्य के जो सबसे बड़े शासनाधिकारी हैं उनके अलावा, वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, हम सामान्य जो व्यक्ति हैं, ऑर्डिनरी पीपल्स, साधारण जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन के बारे में, अबाउट द लाइफ्स, जीवन के बारे में भी वी ऑल्सो स्टडी, हम उनके जीवन के बारे में भी अध्ययन करते हैं। दियर सोसाइटी, उनके समाज के बारे में, रिलीजन, धर्म के बारे में, कल्चर, संस्कृति, गोल्स एंड एस्पिरेशंस, यानी लक्ष्य और आकांक्षाओं के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। फर्स्ट, इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें बता रहा है कि हिस्ट्री पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हिस्ट्री टीच्स अस अबाउट द पास्ट, इतिहास हमें अतीत के बारे में सिखाता है। इट कंसिस्ट ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर्ड इन द पास्ट, यह अतीत में घटित घटनाओं को समेटे रहता है, लिए रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स मतलब घटनाएं, ऑकर्ड मतलब कि जो घटित हुई हैं इन द पास्ट। इट कंसिस्ट यानी कि उसको लिए रहता है। तो जो इतिहास है वो अतीत की घटनाओं को अपने में समेटे रहता है। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, यानी इतिहास का अध्ययन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो प्रेजेंट में घटनाएं घट रही हैं उसका हम सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकें। सो हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिनेरियो ऑल्सो। As history is a continuous story of one event leading to another, the present cannot be understood without an understanding of the past. यानी जो as history is a continuous story, यानी इतिहास जो है एक सतत चलने वाली कहानी है। किसकी कहानी है? ऑफ वन इवेंट लीडिंग टू अनदर, जो एक घटना से दूसरी घटना घटती रहती है। द प्रेजेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी वर्तमान को नहीं समझा जा सकता विदाउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट, बिना अतीत को समझे वर्तमान को नहीं समझा जा सकता। और जो इतिहास होता है वो बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का एक सतत कहानी होता है। सेकंड, टू नो एंड फुल्ली अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स हिस्ट्री। टू नो एंड फुल्ली अंडरस्टैंड, यानी जानने के लिए और पूरी तरीके से समझने के लिए, द वर्ल्ड वी लिव इन, यानी जिस संसार में हम रहते हैं उसको पूरी तरीके से जानने और समझने के लिए, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स हिस्ट्री, हमें इसके इतिहास के बारे में अवेयर यानी कि जागरूक होना पड़ेगा। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री आंसर्स मैनी क्वेश्चंस दैट आर इम्पॉर्टेंट टू अस, यानी इतिहास का अध्ययन हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, थर्ड, हिस्ट्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी लर्न मैनी लेसन्स फ्रॉम इट, हिस्ट्री इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम इससे बहुत सारे सबक सीखते हैं। बाय इट्स स्टडी देयर इज अ लेसर चांस ऑफ रिपीटिंग द मिस्टेक्स मेड बाय आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज। तो बाय इट्स स्टडी यानी इसके अध्ययन के द्वारा, देयर इज अ लेसर चांस ऑफ रिपीटिंग द मिस्टेक्स, यानी मिस्टेक्स को रिपीट करने का चांस जो है लेस हो जाता है, कम हो जाता है। मेड बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की हैं वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना हो इसके चांसेस कम हो जाते हैं बाय द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। चौथा, फोर्थ वाला जो पॉइंट है, हिस्ट्री टीच अस हाउ हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव वॉर्स कैन बी एंड हाउ ए स्मॉल बैंड ऑफ यूनाइटेड पीपल कैन डिफीट ए मच स्ट्रॉन्गर एनिमी। हिस्ट्री हमें सिखाता है कि जो वार्स हैं, युद्ध हैं, वो कितने ज़्यादा हार्मफुल यानी नुकसानदेह और कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी कि कह लें कि विनाशकारी हो सकते हैं, कैन बी हो सकते हैं। तो हिस्ट्री टीच अस हाउ हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव वॉर्स कैन बी, हिस्ट्री हमें सिखाता है कि युद्ध कितने नुकसानदेह और विनाशकारी हो सकते हैं। एंड हाउ ए स्मॉल बैंड ऑफ यूनाइटेड पीपल कैन डिफीट ए मच स्ट्रॉन्गर एनिमी, और कुछ लोगों का यूनाइटेड होकर के रहना वो कैसे एक बहुत मजबूत एनिमी को, शत्रु को भी हरा सकता है। यानी यूनिटी में ताकत होती है, ये हमें इतिहास से भी पता चलता है। और यूनिटी ना होने से
हम बहुत मजबूत भी हों तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, ये भी हमें इतिहास से पता चलता है। सो वी नीड टू मेक यूनिटी इन आवर सोसाइटी। फिफ्थ पॉइंट, इन हिस्ट्री यानी इतिहास में, वी लर्न अबाउट द टीचिंग्स ऑफ ग्रेट मैन, यानी हम मैन एंड वीमेन। तो इतिहास में हम बहुत सारे महान आदमी और औरतों के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स हैं, उसको लर्न करते हैं। जैसे कि सच एज द बुद्ध, गुरु नानक, मीराबाई और बहुत सारे। वी में फॉलो दियर टीचिंग्स इन आवर डेली लाइफ्स, हम उनके जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, उनको अपने दैनिक जीवन में फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं। दिस मेक्स अस बेटर ह्यूमन बींग्स, ये हमें एक अच्छा इंसान बना सकता है या बनाता है। इट हेल्प सोसाइटी टू फंक्शन देम बेटर, यानी यह समाज को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए, सही तरीके से चलने के लिए, सुचारू रूप से आगे बढ़ने में सहायक होता है, हेल्प करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प्स अस लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ पीपल इन अदर कंट्रीज, यानी हिस्ट्री दूसरे देशों में रह रहे लोगों की संस्कृति के बारे में भी हमें बताता है। दस वी कैन अंडरस्टैंड देम बेटर, ताकि हम उनको अच्छी तरीके से समझ सकें। टाइम फ्रेम इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, देखिए जब इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे इतिहास के अध्ययन में मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक प्री हिस्ट्री बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, और दूसरा होता है पोस्ट हिस्ट्री। कह लें एक मिनट के लिए, तो प्री हिस्ट्री में क्या होता है, पोस्ट हिस्ट्री में क्या होता है, उसके बारे में आगे दिया हुआ है। तो टाइम फ्रेम इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इफ समथिंग ऑकर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो वी लर्न अबाउट इट फ्रॉम द एविडेंस। तो if something occurred in thousands of years ago, we learn about it from the evidence which our ancestors have left behind, यानी यदि हजारों साल पहले कोई घटना घटित हुई है तो हम उसके एविडेंस के द्वारा, जो कहने के बहुत सारे एविडेंस छूट गए हैं, उसके द्वारा हम जान सकते हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़ कर चले गए। एविडेंस मतलब हम कह सकते हैं जैसे कुछ सुराख या कुछ मतलब संदेश या कुछ बातें जो हमारे एंसेस्टर्स छोड़कर चले गए हैं, तो उसका हम अध्ययन करके अपने इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। हिस्टोरियंस यानी कि जो इतिहासकार हैं, एंड आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो पुरातत्ववेत्ता हैं, एनालाइज दिस एविडेंसेस एंड रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। तो इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इन एविडेंसेस को एनालाइज करते हैं, यानी कि उसका विश्लेषण करते हैं और इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका बेसिक सा मतलब आप समझ लें, जैसे मान लीजिए कि आज के 10,000 साल पहले कोई व्यक्ति गुफा में रहता था, मान लीजिए गुफा में रहता था, फिर गुफा में आग जलाया, आग जला करके उधर पकाया, आग जलाने के लिए पत्थर को रगड़ा, दो पत्थरों को आपस में रगड़ा, आग जलाया, उधर राख बन गई, फिर एक लोहे की छड़ वहाँ पर बांध करके उसमें मान लीजिए कि गोश्त को पकाया, फिर खाया, उसके हड्डी को वहीं छोड़ दिया। अब कोई हिस्टोरियन वहाँ पर जाएगा, इतिहासकार जाएगा उस प्लेस पर, आज इस समय जो घटना 10,000 साल पहले हो गई है, तो उस वाले प्लेस पर कोई अगर इतिहासकार जाएगा तो वो देखेगा कि अरे भाई यहाँ पर तो राख है, यहाँ पे तो हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ तो लोहे की छड़ है, यहाँ तो पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो वो इस बात का विश्लेषण करेगा कि यहाँ पर 10,000 साल पहले लोग क्या किए रहे होंगे। तो इस बात को एनालाइज करके कंक्लूजन पर पहुँच जाएगा, निष्कर्ष पर पहुँच जाएगा कि उस समय के व्यक्ति का खाना पीना कैसे था, रहन सहन कैसे था। तो बेसिक मतलब इसका ये है। जनरली यानी सामान्यतः हिस्ट्री इज स्टडीड अंडर टू ब्रॉड डिविजन्स, इतिहास को दो बड़े खंडों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। दे आर, जो कि हैं, एक है प्री हिस्ट्री या द पीरियड फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। प्री हिस्ट्री बोले जिसको हिंदी में प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे से प्रागैतिहासिक
काल। तो प्रागैतिहासिक काल मतलब होता है कि इतिहास का वह समय जिसमें हमें कोई लिखित जानकारी नहीं प्राप्त होती है, किताबों के माध्यम से या सिक्कों के माध्यम से कोई लिखित जानकारी नहीं मिल पाती। जाहिर सी बात है कि बहुत समय पहले जब ह्यूमन रेस का इवोल्यूशन ही हो रहा है, उसका विकास चल रहा है, तो उस समय हो सकता है कि उनको लिखने पढ़ने वाला चीज़ की सुविधा ना रही हो, मतलब कि ऐसा जो साइंस है, लिटरेचर है, उसका विकास नहीं हो पाया गया हो। तो उस समय की घटनाओं के बारे में हमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिल पाती है, तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल बोल देते हैं, प्री हिस्ट्री। और दूसरा होता है द पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, यानी कि वह समय जिसके बारे में हमें रिकॉर्ड कुछ ना कुछ मिलता है, लिखित सामग्री मिल जाती है, लिटरेचर मिलता है। तो प्री हिस्ट्री क्या है? एज ऑलरेडी मैंशनड अबव, जैसा कि ऊपर पहले से मेंशन कर दिया गया है, नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड आर अवेलेबल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं प्री हिस्ट्री। यानी प्रागैतिहासिक काल वह समय होता है जिस समय कोई लिखित सामग्री हमें नहीं प्राप्त होती है, उस समय का इतिहास। द पीरियड बिफोर ह्यूमन बींग्स लर्नड टू राइट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी वह समय, वह पीरियड बिफोर ह्यूमन बींग्स लर्न टू राइट, यानी वह समय जिसके पहले जो ह्यूमन है, मानव है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। एंड पीपल हु लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर नोन एज प्री हिस्टोरिक पीपल, और जो इस समय के व्यक्ति हैं उनको प्री हिस्टोरिक पीपल कहा जाता है, यानी कि प्रागैतिहासिक व्यक्ति बोल सकते हैं हिंदी में। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज द स्टोन एज, और इस समय को, प्री हिस्ट्री को हम स्टोन एज के भी नाम से जान सकते हैं, यानी कि जब स्टोन से हमारे बहुत सारे काम चलते थे, आग जलाना, हथियार के लिए, रहने के लिए स्टोन बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। तो उस समय लिटरेचर का कह लें आविष्कार, कह लें एक मिनट के लिए, वो नहीं हुआ था, तो उसको प्री हिस्ट्री बोल देते हैं या स्टोन एज भी बोल देते हैं। तो स्टोन एज क्या है और उसको कितने भागों में बांटा गया है उसको देखते हैं। द स्टोन एज, स्टोन एज को हिंदी में बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण काल। On the basis of the technical progress and the quality of stone tools that man used, the Stone Age has been roughly divided into 3 stages. यानी जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, उसको मोटी मोटा 3 भागों में हम बांट सकते हैं, लेकिन किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल प्रोग्रेस एंड द क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल्स दैट मैन यूज्ड, यानी कि व्यक्तियों के द्वारा जो टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ है स्टोन्स में, और जो स्टोन के माध्यम से बनी हुई जो टूल्स हैं, हथियार हैं, वेपन्स हैं, उसमें जो क्वालिटी का धीरे धीरे बढ़ता गया, उसकी क्वालिटी बढ़ती गई, तो इस आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? एक है ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज। इसका मतलब कि इस समय जो पत्थर थी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, यानी किसी को अगर जानवर को मारना है तो वो बेडौल पत्थर हुआ करते थे, उसमें नुकीलापन नहीं था। द पीरियड रेंजेस बिटवीन अर्ली टाइम्स टिल अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, यानी कि वर्तमान से 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले तक का जो समय है वो ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज, या हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल कहा जाता है। कब? आज से 12,000 साल पहले के समय को। ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पूरा पाषाण काल के समय, मैन यूज्ड सम टूल्स ऑल्दो ही डिडंट मेक देम, यानी कि जो व्यक्ति हैं उसने कुछ टूल्स यानी कि हथियारों का प्रयोग किया जिसको वो बनाए नहीं थे, खुद से नहीं बनाए थे, यानी पत्थर मिला बस उसी की यूज कर लिए तोड़ फोड़ करके। तो उसके बाद आता है मिडिल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण काल हिंदी में बोलते हैं। द मिडिल स्टोन एज लास्टेड मतलब होता है चलना, यानी कि मध्य पाषाण काल चला, कब तक चला? अबाउट 2000 ईयर्स, यानी 2000 साल तक चला, यानी कि आज के 10,000 साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक का जो समय है
वो मेसोलिथिक एज है। 12,000 साल पहले का जो समय है वो है पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक, और 10,000 साल बाद का जो समय है वो सारा का सारा आ जाता है नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल में। तो ये डिवीज़न ध्यान रखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लें। फिर से एक बार बता लें कि पूरा पाषाण काल जो है वो आज के 12,000 साल पहले का जितना भी समय है वो सारा का सारा पूरा पाषाण है। आज के 10,000 साल पहले से 12,000 साल पहले के बीच का जो समय है वो मेसोलिथिक है, और आज से 10,000 साल के बाद यानी अब तक का जो समय है उसको हम नियोलिथिक एज बोल सकते हैं। और नियोलिथिक एज में भी अलग अलग एज हम बांटते हैं, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, तो उसको भी अभी देखते हैं आगे। तो जो मिडिल वाला एज है, स्टोन एज है, मध्य पाषाण काल, वो 2000 सालों तक चला, यानी आज के 10,000 साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के बीच का जो समय था वो मध्य पाषाण काल था। द टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड वर स्मॉलर। इस समय के जो टूल्स थे वो पहले की अपेक्षा छोटे होते गए, स्मॉलर यानी कि पहले की अपेक्षा छोटे होते गए, शार्पर पहले से नुकीले होते गए, एंड मोर एफिशिएंट और पहले से ज़्यादा एफिशिएंट यानी कि काम करने में कुशग्र यानी कि उसमें कुशलता ज़्यादा थी, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। बिसाइड्स स्टोन्स यानी पत्थर के अलावा ही ऑल्सो यूज एनिमल्स बोन्स यानी वो जानवरों की हड्डियों को भी यूज़ करते थे, एंड हॉर्न्स यानी जो सींग होता है जानवरों का उसका भी प्रयोग करते थे, फॉर मेकिंग टूल्स यानी कि टूल्स को बनाने में, वेपन्स यानी कि हथियारों को बनाने के लिए। सम ऑफ द टूल्स यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स यानी कुछ, सम ऑफ द टूल्स कुछ हथियार यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड जो इस समय के समय प्रयोग किए गए हैं उसको माइक्रोलिथ्स भी बोल सकते हैं। यानी कि माइक्रो मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म पाषाण बोल सकते हैं, सूक्ष्म पाषाण हथियार बोल लें, यानी पाषाण के बहुत छोटे छोटे हथियार भी बने थे मेसोलिथिक एज में। इसके बाद तीसरा एज आ जाता है न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल, हिंदी में बोलते हैं इसको। न्योलिथिक पीरियड बिगन अराउंड 10,000 ईयर्स एगो यानी 10,000 साल पहले से शुरू होता है और वर्तमान समय तक, प्रेजेंट तक चल रहा है, तो ये न्योलिथिक एज है। रिमेन्स ऑफ दिस एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न एशिया यानी न्योलिथिक समय का बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो डिस्कवर किया गया, खोजा गया, जो अफ्रीका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर, और एशिया का जो दक्षिण और पश्चिम वाला इलाका है वहाँ पर। यानी नियोलिथिक एज के बहुत सारे जो एरिया हैं वो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट और एशिया के साउथ वेस्ट वाले इलाके में खोजे गए हैं। द टूल्स यूज्ड अर्लियर वर फर्दर इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी द टूल्स यूज्ड अर्लियर वर फर्दर इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी पहले जो टूल्स प्रयोग किए जाते थे उसको बाद में फर्दर और ज़्यादा सुधार लिया गया इस समय में, नियोलिथिक वाले समय में। तो पहले ज़्यादा मोटे मोटे पत्थर से वार करते थे, अभी क्या है धीरे धीरे सुडौल बनाने लगे, नुकीले बनाने लगे। अभी नौ पाषाण काल में एकदम जो है नुकीले बनाने लगे, कह लें कि नाइफ्स जो चाकू है उसको बनाने लगे, या स्वॉर्ड्स कह लें, भाला जो होता है भाला उसको बनाने लगे। एक्सिस यानी कि कुल्हाड़ी का प्रयोग करने लगे न्योलिथिक एज में। लेकिन उसके पहले इतने नुकीले हथियारों का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन न्योलिथिक में बहुत नुकीले, बहुत शार्प हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। दे वर मेड शार्पर एंड पॉलिश्ड टू स्पार्कल यानी दे वर मेड शार्पर, जो हथियार थे वो बहुत ज़्यादा शार्प हुआ करते थे, और पॉलिश्ड यानी कि बहुत ज़्यादा पॉलिश के, जैसे पॉलिश करना मतलब कि रगड़ना, रगड़दार हुआ करते थे, इतना कि स्पार्कल यानी कि चमकता था। कौन कौन से हथियार थे यहाँ पर लिखा है, इसका लिस्ट आप बना सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बो एंड एरो यानी धनुष बाण का प्रयोग किया था, वर इन्वेंटेड इन दिस एरा यानी कि इस युग में, इस समय में, नियोलिथिक एज में धनुष और बाण को इन्वेंट किया गया। अदर टूल्स कुछ अन्य जो उपकरण थे वो यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर, जो इस समय यूज़ किए गए वो हैं एक्सिस यानी कि
कुल्हाड़ी। सिकल्स, सिकल्स मतलब होता है हंसिया जिससे धान गेहूँ काटते हैं। स्पीयर्स एंड नाइफ्स, यानी कि स्पीयर्स मतलब हम कह लें कि भाला, नाइफ्स मतलब चाकू। A large number of these tools have been recovered during excavation of many Neolithic sites, both in India as well as in many other parts of the world. A large number of these tools, यानी बहुत भारी मात्रा में जो हथियार हैं, ये औजार हैं, have been recovered, रिकवर्ड या डिस्कवर्ड होना चाहिए था, ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑफ मैनी न्यूलिथिक साइट्स। जो ये सब मिले हैं वो बहुत सारे नवपाषाण कालीन साइट्स पर एक्सकवेशन यानी खुदाई करके मिले हैं। बोथ कहाँ कहाँ, इंडिया पे भी और वर्ल्ड के और हिस्सों में भी खुदाई करके प्राप्त हुए हैं। इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट मैन स्टार्टेड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ। एक और फैक्ट कि इस समय का जो पीरियड है वह समय है जब व्यक्ति जो है वो सेटल्ड लाइफ जीने लगा था, यानी कि एक जगह पर इकट्ठा होकर के रहने लगा था। इसके पहले जो शिकारी होता था, हंटिंग करता था, तो मान लीजिए कि एक जंगल में गया, वहाँ पे हंट किया, खाया पिया, सब वहाँ के संसाधनों का दोहन किया, और फिर मान लीजिए मौसम चेंज हुआ, फिर उसको लग रहा है कि नहीं अब जा कर के दूसरे जंगल में रहना चाहिए, तो भाग करके वहाँ चला गया। लेकिन अभी न्यूलिथिक एज में क्या है कि एक जगह आवास बना करके, सेटलमेंट बना करके उधर ही रहने लगा और सारे जो काम हैं वहीं पर करने लगे। यानी कह लें कि जैसे धीरे धीरे एग्रीकल्चर का उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, कुछ जानवर पालने शुरू कर दिए। तो उसके लिए एक जगह पे सेटल होना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए गाय एग्जाम्पल के रूप में कोई पाला है तो बार बार अपने स्थान को चेंज नहीं कर सकता है। कोई खेती कर रहा है तो बार बार स्थान को चेंज नहीं कर सकता है, तो एक जगह सेटलमेंट होना ज़रूरी हो जाता है। तो इस समय का जो पीरियड है वो एक जगह पे सेटल्ड लाइफ रहने का समय रहा था। इसके बाद आता है ब्रोंज एज। ब्रोंज जो होता है एक धातु होता है जो दो धातुओं से मिल करके बनता है। ब्रोंज एक मिश्र धातु होता है, मिक्स्ड कह लें, मिक्स्ड एलॉय कह लें एक मिनट के लिए। जो द इजिप्शियंस न्यू द यूज़ ऑफ ब्रोंज, जो इजिप्शियंस हैं, इजिप्ट के रहने वाले लोग, वो ब्रोंज की यूज को जानते थे। एन एलॉय मेड आउट ऑफ कॉपर एंड टिन, यानी ब्रोंज जो है कॉपर और टिन को मिला करके ब्रोंज का निर्माण किया जाता है। और इजिप्शियन लोग 1580 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व में ब्रोंज का आविष्कार कर लिया था। ड्यूरिंग दिस एज मैन स्टार्टेड स्मेल्टिंग एंड पैटर्न इम्प्लीमेंट फ्रॉम मेटल्स, यानी इस समय, ड्यूरिंग दिस एज, इस समय जो व्यक्ति हैं उसने शुरू कर दिया था स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें किसी धातु को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको मेल्ट यानी पिघला करके किसी औजार के रूप में ढाला जाता है, तो उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो इस समय ड्यूरिंग दिस एज जो व्यक्ति हैं वो स्मेल्टिंग और पैटर्न इम्प्लीमेंट फ्रॉम द मेटल्स, अब मेटल्स के द्वारा कुछ पैटर्न का इम्प्लीमेंट करके अलग अलग हथियार बनाना शुरू कर दिया था। द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन वॉज द ब्रोंज एज, यानी न्यूलिथिक के बाद वाला जो एज था वो ब्रोंज एज था। द पीरियड एग्जिस्टेड अबाउट 5500 ईयर्स एगो, यानी 5500 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का जो समय है वो है ब्रोंज एज। फिर आ जाता है आयरन एज। द प्रेजेंट एज यानी इस समय का जो वर्तमान युग है, इन विच वी लिव, जिसमें हम रहते हैं, इज नोन एज द आयरन एज, यानी इसे लौह युग बोला जाता है। हिंदी में लौह युग बोल सकते हैं आयरन एज को। द स्टार्ट ऑफ दिस एज इज प्लेस्ड अराउंड 3000 ईयर्स एगो, यानी 3000 साल पहले से अभी तक जो है आयरन एज चल रहा है। द पायोनियर्स, पायोनियर्स मतलब होता है कि एक जगह रहने वाला कोई जो व्यक्ति है। इन द यूज ऑफ आयरन वॉज सेड टू बी द हिट्टीज हु लिव्ड अलोंग द शोर्स ऑफ ब्लैक सी, यानी शोर्स मतलब होता है किनारा। अगर एशिया का मैप देखेंगे तो वहाँ पर एक ब्लैक सी मिलेगा, काला सागर मिलेगा, जैसे मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन बगल में ब्लैक सी मिल जाएगा, यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए ब्लैक सी है एक। तो ब्लैक सी के किनारे पर जो रहने वाले जो लोग थे, जिनको पायनियर्स हम कह सकते हैं, जिनका नाम है हिट्टीज, हिट्टीज समुदाय जो वहाँ पे रहते थे, उन्होंने आयरन को जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना शुरू किया था।
तो ये चीज़ें हैं जिसमें हम ये चीज़ जानते हैं कि कैसे कैसे टाइम फ्रेम चला हिस्ट्री का। अब आगे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, पीरियड्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री के बारे में क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम प्री हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जाने, फिर इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज देख लें। इवोल्यूशन मतलब होता है विकास क्रम, यानी कि भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास कैसे 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 हुआ। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है WAS, या हिंदी में अगर कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए कि किसी गांव का नाम लिखा हुआ है, या मान लीजिए कोहड़ौर लिखा हुआ है, प्रतापगढ़ लिखा हुआ है, तो हम लिपियों का प्रयोग करते हैं। अभी का बनाने के लिए हम ऐसे कर देते हैं, तो ये एक लिपि हो गया। इस पे एक लाइन खींच देते हैं, हम जानते हैं कि ये का हो गया। इसके बगल ऐसा जा लिख देते हैं, तो इसको जा पढ़ते हैं। कुछ ऐसा अगर हम डिजाइन बना दें तो ला हो जाता है, सबको मिलाकर काजल बन जाता है। लेकिन पहले काजल को लिखने के लिए ऐसे नहीं लिखा करते थे, वो धीरे धीरे डिज़ाइन किए होंगे कि अगर हमारे मुंह से क निकल रहा है तो हम का के लिए इस प्रकार का डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इस वाली लिपि का प्रयोग किया गया, जिसको बोलते हैं अपना देवनागरी लिपि। तो हिंदी जो हम लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इंग्लिश जो लिखते हैं वो रोमन लिपि में लिखते हैं। तो अलग अलग लिपियाँ होती हैं। लिपियाँ मतलब कुछ नहीं, सिर्फ किसी लैंग्वेज को लिखने का जो डिज़ाइन होता है वो लिपियाँ हैं। तो लिपियाँ धीरे धीरे बनती हैं। पहले हो सकता है था कि का के लिए कोई पत्ती बना देता रहा होगा, मतलब किसी पत्ती का डिजाइन है ऐसे करके, तो ये माना जाता रहा होगा कि ये जो है वो का शब्द अक्षर को डिनोट कर रहा है, तो इस प्रकार से भी कर देते थे। या किसी किसी शब्द को डिनोट करने के लिए कुछ डिज़ाइन बना दिया। तो ऐसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ हमारा लैंग्वेज। इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव समाज के या मानवीय इतिहास में जो भाषा का विकास क्रम है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकास रहा है इतिहास में। इट हैज़ प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द सेवेज मैन टू द सिविलाइज्ड मैन। इट हैज़ प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यानी इसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन चेंजिंग द सेवेज मैन, यानी कि जो बर्बर मानव समाज था उसको एक सभ्य मानव में परिवर्तित करने के लिए लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रिटन लैंग्वेज इज़ द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जो लिखित भाषा होती है वो हमारे इतिहास और हमारा वर्तमान के जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। यानी अगर लैंग्वेज ना होता तो हम आज के 3000 साल पहले की चीज़ों को नहीं जान पाते। तो एक रिटन रिकॉर्ड होता है जिसके माध्यम से हम प्रेजेंट में रह रहे होते हैं, लेकिन इस सोर्स को पढ़ करके हम इसके बारे में भी जानकारियाँ जान लेते हैं। तो एक ब्रिज का काम करता है, जोड़ता है प्रेजेंट को पास्ट से। क्या चीज़? लैंग्वेज। द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज वॉज पिक्चर राइटिंग, यानी लैंग्वेज को लिखने का जो सबसे पहला विकास क्रम था वो था पिक्चर राइटिंग। यानी कोई पिक्चर बन गया और पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर मतलब कि फोटो, किसी चित्र को बना बना करके हम लिखते थे, यानी जिसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक लेखन जिसको बोल रहे हैं, उस तरीके से। लेटर यानी कि बाद में, इट वॉज डेवलप्ड इन आइडियोग्राफ्स। आइडियोग्राफ्स मतलब होता है, जैसे दो शब्द इसमें है, आइडिया और ग्राफ्स, यानी कुछ ग्राफ्स बनाए, कुछ चित्रावलियाँ बनाए और उससे हम आइडिया ले लेते हैं कि ये जो चित्र है वो इस बात को व्यक्त कर रहा है। तो बाद में आइडियोग्राफ्स में ये डेवलप हुआ, इन विच ए पीपल इन विच ए होल आइडिया वॉज एक्सप्रेस्ड, जिसमें एक चित्र के माध्यम से पूरे आइडिया को एक्सप्रेस कर दिया जाता था, बता दिया जाता था बाय मीन्स ऑफ ए पिक्चर, एक चित्र के माध्यम से। द फोनेटिक एंड द अल्फ़ाबेट्स वर द लास्ट टू डेवलप, यानी बाद में क्या हुआ कि जो हम ध्वनि बोल रहे हैं, हर एक ध्वनि को किसी न किसी चित्र के माध्यम से दिखाया जाए। तो फोनेटिक और अल्फ़ाबेट्स जो हैं, अक्षर, तो उन सब का विकास जो है बाद में हुआ। अब पीरियड्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, यानी जो लिखित इतिहास है उसके बारे में कुछ जानकारी। द पीरियड फॉर विच रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल कैन बी ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स,
यानी जो लिखित हमें सामग्री मिलता है उसके आधार पर अगर हम इतिहास को बांटें तो 3 मुख्य भाग में बांट सकते हैं। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और वर्तमान इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास जिसको बोलते हैं। It should, however, be noted that the time frame for these periods are different from different places. यानी it should, however, यानी इसको समझना जरूरी है। Be noted that the time frame, यानी कि जो टाइम फ्रेम है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न का, वो अलग अलग समय के लिए और अलग अलग क्षेत्र के लिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लिए वो डिफरेंट होता है। जैसे क्लास 7th की बुक में बताया गया है कि अगर मेडिवल हिस्ट्री को यूरोप के रेफरेंस में पढ़ेंगे तो वो 4th सेंचुरी से शुरू होता है, जबकि अगर वही मेडिवल हिस्ट्री इंडिया के रेफरेंस में पढ़ेंगे तो वो 7th या 8th सेंचुरी से शुरू होता है। तो मेडिवल हिस्ट्री वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन वो अलग अलग समय में है। As far as the Indian history is concerned, the ancient period started from the Harappa culture and extends up to the region of Emperor Harsh. यानी भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो जो प्राचीन कालीन इतिहास है वो हड़प्पा संस्कृति से शुरू होता है और जो शासक हर्ष रहा है, हर्षवर्धन जिसको बोलते हैं, उनके शासन के समय तक चला है। यानी हड़प्पा से लेकर के हर्षवर्धन के शासनकाल के समय को एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। द मेडिवल पीरियड इज टेकन फ्रॉम द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, यानी मध्यकालीन जो समय है वो अरब कॉन्क्वेस्ट, यानी कि अरब, जो सिंध के अरब हैं, उनके विजय से शुरू होता है, एक्सटेंड्स और जाता है कहाँ तक, अप टू द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य के अंत तक जाता है मेडिवल हिस्ट्री भारत में। एंड द मॉडर्न पीरियड्स फॉलोज देयर आफ्टर, और मॉडर्न हिस्ट्री मुगल एम्परर के फॉल डाउन के बाद से शुरू हो जाता है। Though there is no solid base for the classification of these periods, but the classification has made the study of history more organized. यद्यपि इतिहास को क्लासीफाई, वर्गीकृत करने का कोई सॉलिड बेस नहीं होता है, मतलब सॉलिड बेस तो होता ही है, लेकिन इस सेंस में कि इसी के बाद ही शुरू हुआ है, कि मतलब मान लीजिए कि सन 1700, 1 जनवरी सन 1700 को हम सोए और फिर 2 जनवरी सन 1700 को हम सवेरे उठे तो पता लगा कि अभी हम वर्तमान काल में पहुंच गए हैं, मॉडर्न इंडिया में पहुंच गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ ब्रॉड इंसिडेंट्स घटित होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि अब धीरे धीरे हम मॉडर्निटी की ओर जा रहे हैं या मेडिवल की ओर जा रहे हैं। तो कोई ऐसा सॉलिड वो नहीं होता है जिससे हम इसको क्लासीफाई करें, बट लेकिन इसको क्लासीफाई कर देने से क्या है, हिस्ट्री का अध्ययन एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, एक कह सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ाई कर पाते हैं। तो इसलिए हम इतिहास को अलग अलग हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना ही पर्याप्त रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। तो हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 2 में रिलेशंस बिटवीन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री पढ़ लेंगे, इफेक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पढ़ लेंगे, और जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्रीज़ हैं ये सब चीज़ें, और बाद में जाकर के जो एक्सरसाइज हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। So I think in this video it's enough to discuss this topic. So we will analyze some other topics in the next video. Thanks for watching till the end. Namaskar, Jai Hind.